नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और कुछ 1-2 दिन के गैप के बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। लेकिन सोमवार की सबसे बड़ी खबर रही कि जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, यानी कि अब मैदान भी है, तारीख भी है और खिलाड़ी भी आ रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन इस सब के बीच सवाल सबका एक ही होता है क्योंकि हमारी एक थोड़ी-सी आदत रहती है सबकी समय से पहले जाननी। वो तो ओपिनियन पोल ही है कि किस पार्टी की कहाँ पर पोज़ीशन जो है वो मजबूत है। हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश जी का, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, तारीखों का अनाउंसमेंट हो चुका है, सब कुछ सज चुका है और हाल की घड़ी में अगर उम्मीदवार ऐलान करने के तरीके से देखा जाए तो बीजेपी सबसे आगे है। उन्होंने पूरा ज़ोर लगा के मैक्सिमम जगह जो है अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें, ये जो एक ओपिनियन पोल एबीपी वोटर ने करवाया है, हमने लिखा भी है सौजन्य एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हमें ये डाटा मिला है। सबसे पहले आपको बता दें, तो राजस्थान का सबसे पहले आंकड़ा, ये मुझे ज़्यादा चौंकाने वाला इसलिए नहीं लगता क्योंकि राजस्थान हमेशा से कभी इसको, कभी उसको, यानी एक बार ए को, एक बार बी को मौका देता रहा है और इस बार वही होता नज़र आ रहा है। कुल सीटें 200 हैं, बीजेपी के खाते में 127 से 137 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस बहुत पीछे, कहीं फाइट में नज़र नहीं आ रही है। इस ओपिनियन पोल के मुकाबले 59 से 69 सीट मिलती दिख रही हैं और अन्य को, जो और छोटी पार्टियाँ, 2 से 6 सीटें। आपका सबसे पहला रिएक्शन? देखिए ये जो सर्वे है, सर्वे का मकसद जनता का चुनावी मिजाज टटोलने की एक कोशिश होती है और वही कोशिश जो है वो अलग-अलग एजेंसियाँ, मीडिया चैनल्स के साथ मिलके करते हैं। तो ये उसी कोशिश का जो पहला जो परिणाम है, वो पहला जो एक सर्वे है वो हमारे सामने है और इसमें बीजेपी को बढ़त लेती हुई पार्टी के तौर पे दिखाया गया। यानी कि बीजेपी अभी लोगों की नज़र में जो बीजेपी है और बीजेपी को जो सीट मिलने के जो आसार हैं, वो कांग्रेस के मुकाबले लगभग-लगभग दोगुने हैं, अगर मैं हुँ, गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल सही। तो इसके पीछे की वजह ये है कि कांग्रेस की वहाँ सरकार है, आपसी खींचतान है, नेताओं के बीच कलह का माहौल है और जनता को जितनी उम्मीदें थी, मुझे लगता है उन उम्मीदों के आस-पास जो है, वो सरकार प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालाँकि सरकार ने अभी पिछले कुछ दिनों में जो है चुनावी घोषणाएँ की हैं, चुनाव से संबंधित घोषणाएँ की हैं ताकि उनको जनता को लुभाने का जो आखिरी मौका कहते हैं, उस आखिरी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है, ओपिनियन पोल में जो जनता का जो रुझान नज़र आ रहा है या जनता जिस ओर अपना मन बनाती नज़र आ रही है, वो शुरुआती आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। अब ये इसमें गौर करने वाली बात ये है कि ओपिनियन पोल है, सर्वेक्षण है और सर्वेक्षण में जो वोटरों का मिजाज होता है वो एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि आज जो वोटर जिस तरीके से अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, आने वाले समय में हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन में हो सकता है उनकी राय में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी संभव हो। तो ये ओपिनियन पोल है। रोहित जी इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये ओपिनियन पोल है और ये ओपिनियन पोल जब तक किसी पार्टी विशेष के पक्ष में वोट की शक्ल में तब्दील नहीं हो जाता, तब तक हम ओपिनियन पोल को ओपिनियन पोल ही कहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ओपिनियन पोल एक तरीके का आईना होता है। राजनीतिक दलों के लिए एक तरीके का आईना होता है, जिसमें आने वाले चुनाव की वो तस्वीर देखते हैं कि आने वाले चुनाव में हमारे पार्टी की कैसी तस्वीर है या आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी की कैसी तस्वीर बन रही है या बन सकती है। तो उसका अनुमान ओपिनियन पोल के आधार पे लगाते हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल है और उसमें जो तस्वीर बनती हुई दिख रही है या तस्वीर उभरती हुई दिख रही है, वो तस्वीर इस ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी अभी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है। बीजेपी अभी लोगों की नज़र में बहुत ही अच्छी पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है और बीजेपी सत्ता के करीब, यानी कि अगर ये सर्वे वोट की शक्ल में तब्दील हो जाए, गौर कीजिएगा, ये सर्वे अगर वोट की शक्ल में आने वाले दिनों में तब्दील हो जाता है, तो बीजेपी को वहाँ सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि सर्वे, सर्वे होता है, चुनाव, चुनाव होता है। कई बार सर्वे का नतीजा हूबहू चुनाव की शक्ल में तब्दील हो जाता है, कई बार इसके ठीक उलट भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है।
सही कहा आपने, ओपिनियन पोल है। इसी राजस्थान से जुड़ा एक और आंकड़ा आपको दे देता हूँ। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस को राजस्थान में 42% वोट मिल सकता है। आपने सही कहा, इसी शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सर्वे है और बीजेपी को 47% मत मिलने का अनुमान है, ये अनुमान है। और साथ ही अन्य के खाते में 11% वोट जाने का अनुमान है। राजस्थान में किसी को जीतने के लिए 101 सीट चाहिए। बीजेपी अभी अनुमानों में एक अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, ये बड़ी बात है। लेकिन ये सर्वे है, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस सर्वे को नकारा होगा और बीजेपी ने इसको खुले दिल से सराहा होगा। ये तो हर बार होता है जब सर्वेज आते हैं। लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि अभी चुनाव में समय है, चीजें अपने तौर पर बदलेंगी, रैलीज होंगी और चेहरे सामने आएंगे उम्मीदवारों के। फिर देखा जाएगा कि आखिर जब नतीजे आएंगे दिसंबर में तो वहां पर क्या तस्वीर बनती है। ये अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एबीपी सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है, एबीपी के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुल सीट 230 है। बीजेपी के खाते में 104 से 116 सीट का अनुमान, कांग्रेस के खाते में 113 से 125 सीट का अनुमान, अन्य के खाते में 0 से 3 और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 से 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी जो एक चीज है कि बहुत कांटे की टक्कर है, क्योंकि मुझे ये पिछले बार वाली ही तस्वीर कुल मिला के नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी 107, 8, 9 पे आकर रुक गई थी और कांग्रेस कहीं 114, 15 पे रुक गई थी शायद। तो ये वही एक अमूमन तस्वीर बनती नजर आ रही है। राकेश जी, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, पिछली बार के अगर चुनाव नतीजों पे हम गौर करें, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 5 सीट का फासला था, सिर्फ 5 सीट का। और इस बार के जो चुनावी सर्वेक्षण है, जो कि एबीपी पे हम लोगों ने देखा है, उस चुनावी सर्वेक्षण में भी जो एक बात खुल के सामने आ रही है या जो आंकड़े बता रहे हैं चुनावी सर्वेक्षण के, वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जो चुनाव नतीजे थे, उसका जो अंतर था वो सिर्फ 5 सीटों का था। इस बार जो सर्वेक्षण है, उसमें जो अंतर है, वो करीब-करीब 9 सीटों का है। बीजेपी जी। के खाते में 406 104 से 116 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस के खाते में 113। 9 और 4, 104 और 113 के बीच का जो फासला है वो न्यूनतम, अगर कम से कम सीटें मिलने के जो आसार हैं उसमें 9 का फासला है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें मिलने के जो आसार है वहाँ भी 9 का फासला है। अब इस बात पे गौर करिएगा, 116, 125 9 का फासला, 104, 113 9 का फासला। तो पिछली बार 5 का था, जो कि चुनावी नतीजों में 5 का अंतर था। इस बार जो अनुमान है, सर्वेक्षण है, उसमें 9 का फासला है। तो ये फासला कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये कोई बहुत अ, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैंने एक बार, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, चुनाव सर्वेक्षण को लेकर के कहा था, तो ये सर्वेक्षण है और सर्वेक्षण में थोड़े बहुत अंतर जो हैं, वो कोई मायने नहीं रखते और इन अंतर को चुनाव प्रचार के ज़रिए आराम से कम किया जा सकता है या इस बढ़त, ये जो अभी बढ़त दिख रही है, इसको कम किया जा सकता है या इस बढ़त से आगे भी निकला जा सकता है, दोनों ही संभावनाएँ हैं। तो हम तराजू के दोनों पल्लों पे, दोनों आँकड़ों को रख कर के अगर हम बात करें, तो एक वोटर की नज़र में वो क्या फैसला करता है, किस आधार पे फैसला करता है और कैसे मन बनाता है। तो उन सारी प्रक्रियाओं का अगर हम ध्यान रखें, तो हमें एक बात समझना चाहिए कि जितने भी वोटर हैं, वो चुनावी सर्वेक्षण को भी देखते हैं। जितने भी वोटर हैं, वो स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। वो उस प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि है, वो किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधि है या जिससे जुड़ा हुआ है, उस दल की क्या नीतियाँ हैं, क्या कार्यक्रम हैं, राष्ट्र को लेकर के, राज्य को लेकर के, स्थानीय स्तर पर आम लोगों के प्रति। तो तमाम जो पहलू हैं, एक वोटर उन सारे पहलुओं की समीक्षा करता है। ख़ास तौर से जो एक जागरूक वोटर है, जो एक कहते हैं कि अ, सजग वोटर है या जो एक इंटेलेक्चुअल वोटर है, वो हर पहलुओं पे ध्यान रखता है और उसके बाद वोट करने का फैसला करता है। तो ये सारे वो पक्ष हैं, हालाँकि हमारे देश में जहाँ-जहाँ चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तो इन सारे जगहों पे जो है, वो जो वोटरों का जो एक रुझान है,
उस रुझान में जो एक बड़ी बाधा है, वो है हमारे वोटरों का कम शिक्षित होना या लेवल ऑफ एक्सपोज़र थोड़ा-सा डाउन होना। तो इसका भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो ये फासला है, उस फासले में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, काँटे की टक्कर है और कांग्रेस की बढ़त को बीजेपी कम कर सकती है या कांग्रेस अपनी बढ़त को बरकरार रख सकती है। ये उस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में जब कहते हैं ना कि चुनाव का प्रचार अपने चरम पे होगा, तो उस दरमियान कौन-सी पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाती है और उस रणनीति की बदौलत हवा का रुख किस तरीके से बदल देती है। क्योंकि एक बहुत कुछ इसमें जो और है वो आपको आखिरी मौके पे जो एक कहते हैं ना चुनावी बयार होती है, चुनावी हवा होती है और एक चुनावी लहर होती है, तो कई बार जो है वो थोड़े बहुत जो सीटों का अंतर है, वो उस लहर के चपेट में आने से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। एक इसमें आपको बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं दे देता हूँ। वोट प्रतिशत की अगर बात करें, यहाँ आकर सारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को 45-45% वोट मिल सकता है। ये आंकड़ा जो है, ये कहीं न कहीं सोचने को मजबूर करता है कि लड़ाई इतने एज पे खड़ी है कि आधे परसेंट का शिफ्ट भी हो गया तो कहानी बदल जाएगी। वहीं बीएसपी को 2% मिलता दिख रहा है और अन्य के खाते में कहा जा रहा है कि 8% वोट जा सकता है। तो ये जो 45-45 वाली कहानी है ना राकेश जी, यहाँ आके दिमाग थोड़ा-सा कहता है कि नहीं भाई, ये जो इतनी कांटे की टक्कर है ना, अभी आने वाले देखिए जैसे बीजेपी ने अपने तमाम सांसद, मंत्री वहाँ पर उतार दिए। पीएम खुद वहाँ के दौरे कर रहे हैं। अमित शाह का खुद जो है वो सेंटर ऑफ पॉइंट मध्य प्रदेश बना हुआ है। और आने वाले समय में हो सकता है आपको एक जो गढ़ कांग्रेस का रहा है वहाँ पे सिंधिया को भी उतार दिया जाए। अभी इस लिस्ट में तो नाम नहीं था। शिवराज सिंह का नाम क्या माना जा रहा था, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वो लिस्ट में आ चुका है बुधनी से। इसके अलावा बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जो सूत्रों से अंदर छन के खबरें आ रही हैं वो ये है कि बहुत सारे एमपीज और मिनिस्टर चुनाव लड़के खुश नहीं है। ये सूत्रों की खबरें हैं, ये ग्राउंड से आती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उसने बड़े चेहरे तो उतार ही दिए हैं और एक बड़ा चेहरा जो मंत्री है, जो सांसद है, जिसके अंदर 8 से 9 एमएलए आते हैं, उसके लिए अपना फेस सेवर हो जाएगा कि मुझे भाई मैं तो मिनिस्टर हूँ सेंटर का, मुझे एमएलए की सीट अपनी कैसे निकालनी। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी अपने तौर पे यहाँ पे जिस तरह से लड़ रही है और 45-45 का जो वोट परसेंट कांग्रेस और बीजेपी में दिख रहा है, यहाँ जो अंतिम समय में खेल गया, वो रैलीज हो, वो कुछ जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान आप देखिए जहां भी जा रहे हैं इतनी इमोशनल अपील कर रहे हैं कि मैं बहुत याद आऊंगा आपको, ऐसा भाई आपको फिर नहीं मिलेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं लास्ट मोमेंट पे, ये काउंट करेंगे। कांग्रेस के लिए परेशानी ये है, जो परेशानी है कांग्रेस की, कि कांग्रेस अभी तक अपनी सीट्स अनाउंस नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि 103 फाइनल है, जल्दी कर देंगे। अच्छा, वहां भी विरोधाभास है। पहले कहा गया कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो छिंदवाड़ा से हो सकता है उनको उतार दिया जाए। तो वहां भी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है। प्लस पॉइंट कांग्रेस का ये है कि उसके पास एक सिंपैथी है कि देखिए जी पिछली बार तो हमें कैसे हटा दिया इन्होंने, हम ही सरकार में आए थे। तो दोनों पार्टियों के पास अपने प्लस माइनस है, इसलिए दोनों 45-45 वोट प्रतिशत पे खड़ी हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, आधा परसेंट का जो भी चेंज कर जाए वो बाजी पलट देगा? देखिए रोहित जी, यहाँ पे एक तथ्य मैं रखना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वोट का प्रतिशत कम है, बट आपको नंबर ऑफ सीट ज़्यादा मिल जाते हैं। सही सही कहा है, बहुत जगह देखा ये है, सही कहा हाँ, आपने। ये भी गौर करने वाली बात होती है। तो ऐसे में आखिरी समय पे जनता किस ओर कहते हैं ना कि ऊँट किस ओर करवट लेता है, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि कहते हैं कि आखिरी समय पे जो एक लहर चलती है, कहते हैं कई बार जैसे पिछले 2 चुनाव में हमने देखा कि मोदी जी की लहर थी, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर राज्यों में, पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर जगह पे जो है वो भाजपा, भाजपा, मोदी जी और लोग उस आधार पे वोट कर रहे थे। अब इस बार वो क्या आधार होगा? जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोग जब वोट करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखते हैं। राकेश जी, एक बात मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा, एक चीज, क्योंकि ये ओपिनियन पोल्स हैं और कांग्रेस की कल सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई है जिसमें कि सभी राज्यों में वो जो ब्रह्मास्त्र चलाने की बात की गई है, जातिगत सर्वेक्षण जो है, जो जातिगत गणना है,
क्या वो कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र अगर वो सब जगह अनाउंसमेंट कर देती है, जैसे कर ही रहे हैं वो धीरे-धीरे, वो कांग्रेस के लिए पासा पलट सकता है? या वो अभी, क्योंकि अभी देखिए, देखिए बिहार में जो आया है, ऐसा नहीं है कि बिहार में जातिगत गणना हुई और उसके बाद नीतीश कुमार ने कोई बड़ा चुनाव जीत लिया। अभी जुम्मे-जुम्मा 10 दिन हुए आया और उसी को समझ लिया यार क्या बात है, ये तो ब्रह्मास्त्र है, यही चलाएँ। तो आपको लगता है वो ब्रह्मास्त्र चलता दिखता है? नहीं, नहीं, वो देखिए, पहले की स्थिति नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अब वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति ये है कि आपको क्या लगता है कि जातिगत गणना का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार का फ़ायदा है? नहीं। इसमें फ़ायदा एज़ सच किसी का नहीं है। हाँ, समाज में एक नुकसान की स्थिति ज़रूर है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो से लेकर के टिकट बँटवारे तक में समाज के सभी हितों को, समाज के सभी वर्गों और उनके हितों का ध्यान रखती है। आवंटन में भी, टिकटों के बँटवारे में भी वो इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व हो, सिर्फ़ पार्टी में ही नहीं, सरकार में ही नहीं, बल्कि टिकट के बँटवारे में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए जातिगत जनगणना का चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता अब बहुत कुछ समझ चुकी है। लोगों को ये भी पता है कि चुनाव से ठीक पहले ये जातिगत जनगणना क्यों? आप गौर बिल्कुल, करने ये वाली अभी बात है। सवाल उठाया भी, कांग्रेस ने जब कहा कि हम बीजेपी को भी मजबूर करेंगे वो करवाए, तो जो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने पलटवार किया और कहा कि आप जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं करवाई? अब जब चुनाव में 1 डेढ़ महीना बचा है तब आपको क्यों याद आया? ये सवाल उठ रहा है, ये हुँ। सवाल उठ रहा है। तो ये जो है वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीति का एक बदला हुआ रूप है कि फूट डालो, राज करो। आप देश जी। की जनता को जाति में बाँट के या जातिगत आंकड़े लेकर के क्या बताना और दिखाना चाहते हैं? समाज उनका को कहीं लाभ तो हो। नहीं, 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 राजनीतिक फ़ायदे के लिए समाज का बँटवारा क्यों? आप अपने काम की बदौलत आगे आइए ना, आप प्रदर्शन करिए ना, आप बेहतर नतीजे दीजिए जनता को, आप बेहतर परिणाम दीजिए जनता को, अपने काम के ज़रिए आप जनता को दिखाइए कि आप में इतनी काबिलियत है, आपने इतना विकास किया। आप काम की बात करिए ना, राकेश जी, चुनाव एक इस सवाल आधार पे मध्य संविधान प्रदेश। जी, जी, जी। संविधान में जो प्रावधान है और उन प्रावधानों में हमेशा कहते हैं ना कि देश जो है सो सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है और संविधान जब किसी में भेदभाव नहीं करता, तो आप जातिगत आंकड़ों को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? तो जी, ये सारी चीज़ें जनता भी समझती है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास विकास है, आपके पास मुद्दा है, आपके पास विज़न है, आप देश को आगे ले जाने का माद्दा, ताकत और सोच रखते हैं, तो आप उसकी बात करिए ना। आप जब तक राकेश जी, सरकार में थे तब तक सोए हुए थे, चुनाव आते ही आप तमाम दूसरे विकास की जगह दूसरे मुद्दों पे बात करने लगते हैं। तो ये अब आज की राजनीति और जो देश में इस समय राजनीतिक चर्चा है, उसमें अब ये बातें जो है वो बेईमानी हो गई है और इन चीज़ों को लेकर के जनता अब इन चीज़ों पे ज़्यादा आपने देखा नहीं, जनता की कोई प्रतिक्रिया आई, कहीं कुछ नहीं। सब कुछ पहले की तरह शांत। लोग देख रहे हैं और लोग परख रहे हैं। परखने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने लिए और देश के लिए आगे की रणनीति चाहिए और लोग यही सोच कर के वोट करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। एक चीज़ राकेश जी और इस मध्य प्रदेश के आंकड़े से समझूँगा फिर आगे चलूँगा, कि अगर यहाँ ड्रॉ की स्थिति आ जाती है, जैसे इतना क्लोज़ मुकाबला है, 230 सीटें हैं, मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस को 113 आ गई, तो क्या उस समय ये अन्य जो हैं, ये किंग मेकर की भूमिका में आ जाएँगे, खासकर बीएसपी? देखिए अन्य जो है, अन्य का जो आपने बिल्कुल सही बात कही है, अन्य हमेशा जो है जब टाई होता है, तो टाई ब्रेकर की स्थिति में अन्य जो है वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। लेकिन इनकी भूमिका और ये किस तरफ जाएँगे, ये खास तौर से इस बात पे निर्भर करता है कि जो पार्टी सत्ता में पहले से है, और जो ये केंद्र में हमेशा कौन से है? उसी तरफ जाते हुए दिखे हैं। आपने और ज़्यादातर केंद्र राज्यों में देखा होगा कि जी, जिसकी सरकार है और 1-2 सीटें कम पड़ रही हैं, तो जितने भी जो निर्दलीय होते हैं या छोटे-मोटे दल होते हैं, वो सत्ताधारी दल के साथ जो है जाना ज़्यादा उचित समझते हैं। जी, सही कहा आपने, छत्तीसगढ़ बढ़ चलते हैं। बड़ा यहाँ पर भी एक क्लोज़ कॉन्टेस्ट दिख रहा है।
छत्तीसगढ़ में किसको बहुमत मिलेगा, सवाल है ये। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, सौजन्य एबीपी न्यूज। कुल सीट 90, कांग्रेस के खाते में 45 से 51 का आंकड़ा हाल की घड़ी में अनुमान है। बीजेपी को 39 से 45 सीट मिल सकती हैं और अन्य के खाते में यहाँ पे भी 0 से 2 सीट जाती दिख रही है। तो अब कहानी यहाँ भी वही है कि कांग्रेस एक कदम आगे जरूर दिख रही है। वहां 6 का फर्क था, यहाँ भी 6 का फर्क नजर आ रहा है, लेकिन वहां 9 का फर्क था, यहाँ 6 का फर्क है। क्या लगता है राकेश जी, फर्स्ट आपका जो रिएक्शन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी दूसरे राज्यों से अलग है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद प्रभावित राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ नक्सलवाद एक अहम मुद्दा है, यहाँ विकास एक अहम मुद्दा है। यहाँ पे जो वो कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना एक अहम मुद्दा है, क्योंकि आदिवासी इलाका है, जंगली इलाका है, वहाँ सड़क, बिजली, पानी जो है वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो उम्मीदें हैं लोगों की, वो उन उम्मीदों को लेकर के जो है बड़े सवाल हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सर्वेक्षण को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हाँ, जो मूलभूत सवाल हैं, जो जनता के जो एक कहते हैं ना कंसर्न है, उस पर अगर सरकार खरी उतरती है या लोगों को समझा पाती है, खड़ी तो अब वक़्त तो रहा नहीं, क्योंकि अब तो हम चुनाव के दौर में जा चुके हैं। तो अब जो है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जनता को किस हद तक समझा पाते हैं कि जनता ने आपको 5 साल दिया और जिस 5 साल और जिस काम के लिए उसने बीजेपी को हटा के आपको लाया था, क्या आप उस पे खरे उतरे? क्या आपने जनता की उम्मीदों को पूरा किया? क्या आदिवासियों की जो समस्याएँ थी आप उसको सुलझा पाए? या सिर्फ़ चंद लुभावने जो सरकारी योजनाएँ हैं, उसके बल पर आप फिर से लोगों के सामने जा रहे हैं? क्या नक्सलवाद की जो समस्या है, उसका कुछ निदान निकला? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता से दो-चार होना पड़ेगा। जनता का समर्थन भी मिलेगा, जनता का विरोध भी मिलेगा, जनता में कुछ लोग साथ भी होंगे, कुछ लोग विरोध भी होंगे। तो ये मिला-जुला एक कहते हैं ना कि समीकरण रहेगा। लेकिन जो फासला दिख रहा है सीटों के अनुमान में कि 45 और 51, मुझे तो कुछ-कुछ इस पे लग रहा है कि हालाँकि इनका अपना अनुमान है, इनका अपना सर्वे है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीनी हकीकत इससे थोड़ी अलग हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जो है, वो मायने रख सकता है। तो इन सब को ध्यान में रख कर के मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनावी विश्लेषण हम कर रहे थे, इस सर्वेक्षण और उसके आंकड़ों के आधार पे, मुझे लगता है कि यहाँ भी काँटे की टक्कर होने की उम्मीद है। नेक टू नेक फाइट। सही कहा आपने। उसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 45% मत मिल सकता है एबीपी सी वोटर के हिसाब से, और बीजेपी को 44% वोट मिल सकता है। इसके अलावा अन्य को 11% मत मिलने का अनुमान है। तो आपने सही कहा कि यहाँ भी मुकाबला तो बिल्कुल कांटे का है, और लास्ट मोमेंट में गेम कहाँ टर्न हो। हाल की घड़ी में जो ये सर्वे है, हम इसके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगला 1 डेढ़ महीना क्रूशियल है। 1% का मार्जिन है, तो 1% का मार्जिन बीजेपी वो कम कर पाती है कि नहीं, या कांग्रेस और बढ़ा लेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, नई घोषणाएं अब होनी नहीं है। अब आपको अपने पुराने किए हुए काम और वादों को जनता के बीच लेके जाना है। फ्रीबीज की कहानी अब हो नहीं सकती है। मैनिफेस्टो सबका आना है, उसमें जरूर देखना पड़ेगा कि कौन क्या लिखता है। लेकिन हाल की घड़ी में ये एक आंकड़ा, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला, कांग्रेस एक कदम निश्चित तौर पे यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस के चेहरे पे खुशी वाली बात होगी, लेकिन मार्जिन 1% का है। इसीलिए बीजेपी वहां पे चाहेगी कि वो पूरा दमखम लगा दे वहां पर, ताकि इसको पाटा जा सके। अब पाटा जा सकता है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन ही बॉस है। रोहित जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अ, जो सर्वेक्षण में जो सीटों का अनुमान लगाया गया है, वो बेशक अ, जो कांग्रेस की तरफ लोगों के रुझान को दिखा रहे हैं, लेकिन रणनीति के मामले में बीजेपी एक कदम आगे दिख रही है। सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के मामले में अनाउंसमेंट बीजेपी एक के कदम मामले आगे में। दिख रही है। तो ये जो शुरुआती रणनीति है, ये बड़ा अहम रोल निभाते हैं चुनावी दौर में, और वहाँ खास तौर से जहाँ बिल्कुल ही एकदम से कांटे की टक्कर हो, नेक टू नेक फाइट हो, तो वहाँ पे रणनीति बहुत आखिरी समय में जो रणनीति के साथ उतरा, बाजी मार गया।
ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और रणनीति के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। और छत्तीसगढ़ में इस बार जो सबसे बड़ा इश्यू है वो करप्शन का भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे भूपेश बघेल के जो नज़दीकी रहे, करीबी रहे, कइयों पे रेड हुई, कइयों पे जो है वो चीज़ें हुई, तो निश्चित तौर पे भी वो भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और इसके अलावा नो डाउट कि भूपेश बघेल की अपने तौर पर वहाँ पर काफ़ी लोकप्रियता है, वो उस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। लेकिन कोई भी सरकार जब चुनाव में जाती है, तो एंटी इनकम्बेंसी अगर वो नहीं लेके जाए ऐसा कहा नहीं जा सकता, कि अब सत्ता में होते हैं तो 4 लोगों को खुश करते हैं तो 8 नाराज़ भी होते हैं, ये भी सच है। तो डेफ़िनेटली ये एबीपी न्यूज़ सी वोटर का ओपिनियन पोल है, हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं, आंकड़े आपके सामने हैं, फैसला जनता ने करना है, क्लोज़ कॉन्टेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कांग्रेस एक कदम आगे है, सीटों के अनुमान के मुकाबले में। अब ग्राउंड पे कौन आगे होता है ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। तो ये छत्तीसगढ़ का अनुमान था। तेलंगाना सबसे चौंकाने वाला स्टेट, कड़ी टक्कर होगी। एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल, सौजन्य एबीपी न्यूज, कुल सीट 119 बीजेपी के खाते में 5 से 11 सीट, कांग्रेस के खाते में 48 से 60 सीट और बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति के खाते में 43 से 55 सीट, इनकी सरकार है वहां पे। और अन्य के खाते में मतलब वहां पर ओवैसी भी होंगे और भी पार्टीज होंगी छोटी छोटी, 5 से 11 सीट। तो कुल मिला के राकेश जी ये वो आंकड़ा है जो चौंका रहा है। इसके पीछे की वजह, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक भी अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुई थी, बीआरएस वहां पर फेमस भी है, पार्टी का नाम भी बदला है, लोगों के बीच सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने उन पे हमला किया, कांग्रेस वहां पे एक्टिव रही, तो क्या लगता है कि वहां पर तस्वीर जैसे ये ओपिनियन पोल दिखा रहा है बदल सकती है, तो क्या बदलने वाली है? देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना की जो कहते हैं कि जो लोगों की सोच है, आप जैसे-जैसे दक्षिण की तरफ जाएँगे, तो दक्षिण के राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जो स्थानीय दल हैं, उनका प्रभुत्व ज़्यादा दिखता है। ये मानी हुई चीज़ है, चाहे आप तमिलनाडु ले लें, चाहे आप कर्नाटक ले लें, चाहे आप केरल ले लें, चाहे आप आंध्रा ले लें, तेलंगाना ले लें। तो कर्नाटक में और केरल में, इन 2 जगहों पे जो है वो कभी बीजेपी की तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है। खास तौर से हम्म, कर्नाटक में मुख्य मुकाबला अब जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच हो गया है। नहीं तो आप अगर तमिलनाडु की बात करें, वहाँ क्षेत्रीय दलों की सरकार रहती है। आप अगर आंध्रा की बात करें, क्षेत्रीय दल की सरकार है। तेलंगाना की बात करें, क्षेत्रीय दल की सरकार है। तो दक्षिण में ये एक अंतर रहा है कि वहाँ पे क्षेत्रीय दलों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इसकी यही वजह है कि वहाँ पे सरकारें उनकी बनती रहती है। लेकिन अब जो है, दक्षिण हो या उत्तर हो या पूरब हो या पश्चिम हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही है और अपने बूते बना रही है। हाँ, परिस्थितिवश उसे गठबंधन भी करना पड़ता है, करती है। लेकिन जो टीआरएस है या बीआरएस कह लीजिए, तो बीआरएस के लिए अब राह उतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जितनी उम्मीदों के साथ लोगों ने भारी बहुमत से टीआरएस और अब बीआरएस को सत्ता की कमान सौंपी थी, उन उम्मीदों पे जो सरकार है, के चंद्रशेखर राव की जो सरकार है, वो कितनी खरी उतरी है। परिवारवाद वहाँ कितना बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार वहाँ कितना बड़ा मुद्दा है और अ, इन मुद्दों के अलावा विकास, कितना विकास हुआ है, कहाँ तक विकास हुआ है, ये भी एक अहम सवाल है। तो इसलिए जो सीटों का जो अनुमान है, उसमें जो बीआरएस को जो भारत राष्ट्र समिति है, उसको जो सीटें कम मिल रही है, वो कहीं न कहीं इसी ओर इशारा करती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है, वो किस हद तक प्रदर्शन कर पाता है, इस पे बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा क्योंकि कांग्रेस का जो एक ढुलमुल रवैया है, वो इस बार भी देखने को मिल रहा है सीटों के आवंटन को, टिकट के बंटवारे को लेकर के और जो लेट लतीफ़ा जो बोलते हैं ना, हर हर चीज़ में देर-सवेर करना और जल्दबाजी में फैसले लेना, फिर जैसे-तैसे उम्मीदवार तो ये सारे मुद्दे हैं। हालाँकि बीजेपी के बारे में अनुमान है कि 5 से 11 लेकिन मुझे लगता है कि अनुमान अनुमान होते हैं।
और पार्टी की रणनीति, पार्टी की सोच और जो नीतियाँ हैं, वो भी बीजेपी जनता के बीच लेके जाएगी। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे लगता है कि इन आंकड़ों में कहीं न कहीं उलटफेर होने की पूरी गुंजाइश है। कहीं न कहीं ये आंकड़े जो है, वो शुरुआती रुझान की बजाय जो है वो चौंकाने वाले तथ्य भी लेके आ सकते हैं। ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक आंकड़ा ये भी है कि कांग्रेस को 39% मत मिल सकता है, बीआरएस को 38% मत मिल सकता है, बीजेपी को 16% वोट मिल सकता है, वहीं अन्य के खाते में 7% वोट जा सकता है। तो ये भी एक अनुमान है और सबसे बड़ी बात है अगर थोड़ा-सा मैं एक पिछले बार अभी जो स्टैंडिंग है, अभी जो वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे किसको कितनी सीट है, तो बीआरएस ने पिछली बार 88 जीती थी, कांग्रेस 19 पर सिमट गई थी। एआईएमआईएम जो ओवैसी साहब की पार्टी है 7 पे और टीटीडीपी जो है 2 पे और भारतीय जनता पार्टी के पास 1 और उसके बाद फिर छोटी पार्टी पे 1-1 सीट थी। अब यहाँ पे सवाल ये है ये जो आंकड़ा है, सबसे पहले तो इसके पीछे का कारण, क्या वो ₹500 का सिलेंडर देंगे, वो बिजली के यूनिट फ्री देंगे, वो जो कांग्रेस ने एक ऐसी एक बड़ा घोषणाएँ की हैं, जो प्रियंका गांधी ने भी की, राहुल गांधी ने भी की, क्या वो शिफ्ट होता दिख रहा है इधर? सबसे पहला सवाल और देखिए जी, जनता को लोक लुभावन कहते हैं ना वादे और इस तरीके की चीज़ें दे करके आप चुनावी जो नतीजे हैं उसको एक हद तक प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? ये लोक लुभावन मुद्दे और ये जो मुफ्त में जो बिजली, पानी और तमाम दूसरी चीज़ें देने की जो घोषणाएँ होती है, शुरुआती तौर पर जनता को अच्छी लगती है, लेकिन इससे देश, राज्य और समाज का विकास प्रभावित होता है। ये भी एक सच्चाई है। तो जनता को ये समझना होगा कि वो दूरगामी विकास चाहते हैं या तात्कालिक फ़ायदा चाहते हैं। इन दोनों के बीच फैसला करना होगा। तो हमें ये जो कहते हैं ना कि कुछ एक विपक्षी दलों ने जो है ना, वो इस तरीके की घोषणाओं की एक अपनी परिपाटी बना ली है, कि चुनाव आ रहा है तो घोषणाएँ कर दो, जनता को लुभा लो और वोट ले लो और फिर सरकार बना के फिर जो है सो भ्रष्टाचार के ज़रिए वो जो नुकसान है या जो कुछ भी खर्च हुआ है उसकी भरपाई कर लो। तो इसमें तो नेताओं का फ़ायदा है, जनता को तात्कालिक थोड़ा बहुत फ़ायदा दिखता होगा लेकिन जो वोट लेकर के जो भ्रष्टाचार करने की जो परिपाटी कहते हैं कि अपने देश में रही है, समय-समय पे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जो है सो मुकदमे चलते रहे हैं, अलग-अलग नेताओं के खिलाफ मामले चलते रहे हैं और अभी हाल-फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि ईडी और सीबीआई ने कई लोगों के खिलाफ जो है वो रेड किया है या फिर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं अदालत में। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है हमें लगता है कि जनता को और ये जो हमारा जो सर्वे आया है एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे आया है, उस सर्वे के अनुमान को देखते हुए मुझे लगता है कि तेलंगाना में स्थिति जो है वो कुछ बदलेगी। स्थिति बिल्कुल इतना इतना बड़ा फासला तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, चीज़ें बदलेंगी। मुकाबला दो तरफ़ा नहीं मुकाबला तिकोना होने की उम्मीद मुझे दिखती है। अब ये आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार ज़ोर पकड़ेगा और कहते हैं कि हर राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से जो है, वो लोगों के बीच जाएँगे, अपनी रणनीति और अपनी चुनावी घोषणा पत्र और उस घोषणा पत्र में जो अलग-अलग मुद्दे होंगे, उस पर लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों की राय लेंगे, लोगों को बताएँगे, तो उससे भी चीज़ें जो हैं वो बदलने के आसार हैं। सही कहा आपने इस वक़्त एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है, सीधा 19 सीटों से उठकर वो सरकार बनाने की स्थिति में अनुमान यहाँ पर सी वोटर के हिसाब से, लेकिन बीआरएस के लिए झटका ओपिनियन पोल में नज़र आ रहा है, अन्य की यहाँ पर भूमिका बड़ी रहेगी, बीजेपी 1 सीट थी केवल, वो 5 से 11 तक दिख रही है, तो उनके लिए खुशी की बात है कि वहाँ पर वोट शेयर बढ़ रहा है, सीट बढ़ रही है। लेकिन कहानी ये है कि एएमआईएम जो पिछली बार 7 सीट ले गई थी, क्या इस बार वो कितनी सीट ले पाएगी, इस पे सबकी नज़र रहेगी क्योंकि सब जानते हैं कि बीआरएस से उनकी कैसी नज़दीकी है और अगर कहीं मामला फँसा और टाई ब्रेकर हुआ या फिर शॉर्ट पड़ी सीटें, तो डेफिनिटली बीजेपी तो ना कांग्रेस के साथ जाएगी, ना बीआरएस के साथ जाएगी। उस दौर में सबकी नज़र फिर एएमआईएम पर हो जाएगी, जो बीआरएस की नज़दीकी हैं, तो कांग्रेस को शायद इसी पे वर्कआउट करना है और ये जो आंकड़े हैं, जो एबीपीसी वोटर के हिसाब से आए हैं, ये इस वक़्त कांग्रेस को खुशी और बीआरएस को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन राकेश जी ने सही कहा, मुकाबला बहुकोणीय
काफ़ी सीटों पर हो सकता है। चलिए, आगे बढ़ लेते हैं और ये एक अन्य आंकड़ा, स्टेट थोड़ी छोटी है, मिज़ोरम, एबीपी सी वोटर का सर ओपिनियन पोल है, एबीपी न्यूज़ के सौजन्य से हम दिखा रहे हैं, कुल सीट 40 ही हैं। मिज़ो नेशनल फ्रंट यहाँ पर 13 से 17 सीट मिलने का अनुमान इनको लगाया जा रहा है, कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिलने का अनुमान है। ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट 9 से 13 सीट मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान है और अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। और देखा जाए तो ये जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये एनडीए का हिस्सा तो है सेंटर में, लेकिन मिज़ोरम की सरकार में बीजेपी सरकार में शायद नहीं है, वहाँ पर एक ही सीट थी पिछली बार और अब ये जो आंकड़ा है राकेश जी, यहाँ भी एक थोड़ी-सी अ, हंग की स्थिति जो है, हाल की घड़ी में दिखाई दे रही है। स्पष्ट तो किसी को नहीं दिख रहा है कुछ भी। देखिए यहाँ जो है वो स्थानीय मुद्दे और ख़ास तौर से जो अ, विभिन्न जनजातियों के बीच जो मुद्दे होते हैं, जो ट्राइबल्स के बीच जो मुद्दे होते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा हावी होते हैं। और जो कहते हैं ना कि चुनाव में जो एक भाषागत जो कहते हैं ना कि स्थानीय स्तर पे जो चीज़ें मायने रखती है, उसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा सजग होते हैं और उसकी बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है कि जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम जो है वो उस तरीके से देश की राजनीति में मिज़ोरम की भागीदारी या मिज़ोरम के नेताओं की भागीदारी या मिज़ोरम में किसी राजनीतिक दल की भागीदारी जो है, वो उस तरीके से जो है राष्ट्रीय दल की उस तरीके से परिलक्षित नहीं होती। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने चूँकि कांग्रेस लंबे समय से है, सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी के समय से है, तो कांग्रेस के साथ वहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं या वहाँ के जो लोग हैं, वो उनका जुड़ाव रहा है। तो इस वजह से कांग्रेस जो है वहाँ अभी हाल के दिनों में एडवांटेज की स्थिति में है, जैसा कि आपको ये चुनावी जो ओपिनियन पोल है, वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष की स्थिति के दौर से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने वहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसको लेकर के पार्टी जो है, वो काफ़ी सजग भी है और अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश भी कर रही है। हालाँकि जो ओपिनियन पोल है, उसमें पार्टी को कोई सीट मिलता हुआ दिखाया नहीं गया है। लेकिन अन्य में शायद वहाँ शामिल उम्मीद हो, अन्य की जो 1 से हाँ, 3 है उसमें हो सकता है कुछ हो। हाँ, तो लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि अ, 40 में से पार्टी 10% सीटों पर जो है ना, वो ज़रूर मुकाबले में रहेगी और सीट कितना मिलेगा इसको लेकर के मैं आश्वस्त नहीं हूँ। सीट 1 भी हो सकता है, सीट 2 भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन वोटों की जहाँ तक बात है तो पार्टी को मिज़ोरम में डबल डिजिट में आप मान के चलिए कि बीजेपी को वोट का जो शेयर है, प्रतिशत है, वो 10 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। इतना मैं अनुमान लगा सकता हूँ। मैं आपको वोट प्रतिशत बता देता हूँ, राज्य में एमएनएफ को 31% मिलता दिख रहा है, मतलब मिल सकता है। कांग्रेस को 28% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीपीएम को 27% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 14% मत प्राप्त होने का अनुमान है। ये अनुमान है सारे और मेरे को लगता है कि कांग्रेस और एमएनएफ में अगर सीधा-सीधा मुकाबला है वहाँ पे, तो जो मुझे अभी से किंग मेकर दिख रहा है, वो जोरम पीपुल्स मूवमेंट दिख रहा है। चाहे मिज़ो नेशनल फ्रंट 17 ले आए या कांग्रेस 14 ले आए, कोई भी ले आए या वो 14 ले 17 ले आए, कुछ भी आ जाए, जो 20 को क्रॉस नहीं कर देखिए रहा है, तो उसमें जोरम 20 पीपल फ्रंट 20 जो है ना, 20 के जी, आसपास कोई नहीं है। कोई नहीं। अगर हम इस ओपिनियन पोल की भी बात कर लें तो 17, 14, 13 आप समझ रहे हैं? जो तीनों दलों के बीच का जो फासला है, वो 3 सीटों का है और कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट के बीच तो सिर्फ 1 सीटों का फासला है, चाहे वो मुझे न्यूनतम सीट जोरम हो, चाहे पीपल वो अधिकतम मूवमेंट सीट ही हो। किंग मेकर दिख रही है राकेश जी, हाल की घड़ी में। जी, जोरम पीपल मूवमेंट ही किंग मेकर बनती दिख रही है। हाँ, इसके आसार ज़्यादा हैं, इसके आसार ज़्यादा हैं। हालाँकि जोरम पीपल्स मूवमेंट का जो प्रभाव है, वो मिज़ोरम के एक ख़ास हिस्से में ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन पूरे ओवरऑल मिज़ोरम की बात करें, तो वहाँ पे बहुकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं और जो बीजेपी है, बीजेपी को इस बात का एडवांटेज मिल सकता है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है
बीजेपी को इस बात का एडवांटेज मिल सकता है कि उसने नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा विकास के काम किए हैं। आज़ादी के बाद अगर किसी एक दल ने नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा विकास का काम किया है, तो वो बीजेपी है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी राज्य में कम हुआ है, किसी राज्य में ज़्यादा हुआ है, लेकिन विकास के मामले में बीजेपी ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर किया है पूर्वोत्तर राज्यों में, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को कहीं न कहीं मिलने की उम्मीद है। हालाँकि वो उम्मीद इस ओपिनियन पोल में न तो वोटों के प्रतिशत में और न ही सीटों की अनुमानित संख्या में दिखाई दे रही है, लेकिन एक चुनावी विश्लेषक और एक कहते हैं ना कि जागरूक मतदाता के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है मिज़ोरम का, उसको ये बात समझ में आ रही होगी, हालाँकि वो इस ओपिनियन पोल में नहीं है, कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने में बीजेपी ने अहम भूमिका निभाई है, तो वो कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित करेगी। जी, सही कहा आपने। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट पे बहुत काम किया है, इसीलिए जो पार्टी आज तक नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी, वो बहुत सारी स्टेट्स में आई, मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन मिज़ोरम का ये जो आंकड़ा है, ये हंग असेंबली की ओर फिलहाल इशारा कर रहा है। और ये जो हम आपको सारे 5 राज्यों के ओपिनियन पोल दिखा रहे थे, अनुमान दिखा रहे थे, ये एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का ओपिनियन पोल है और हमने एबीपी के सौजन्य से दिखाया है। बहुत-बहुत शुक्रिया एबीपी का भी और सी वोटर का भी, जिन्होंने ये किया ओपिनियन पोल और हमने उसको आप तक पहुँचाया अपने तरीके से। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, क्योंकि हाल की घड़ी में ये दिख रहा है कि एमपी में बीजेपी जैसे कंफर्टेबल दिख रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर दिख रही है। राजस्थान में कंफर्टेबल दिख रही है, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कांटे की टक्कर है, मिज़ोरम में हंग असेंबली है, कांटे की टक्कर है। तो इन सारे चुनावों को, ओपिनियन पोल को अगर हम राजस्थान को थोड़ा-सा साइड रख दें, तो कांटे की टक्कर के चुनाव अगर हम कह दें, तो गलत नहीं होगा। और ये कांटा किसको चुभेगा, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगले 1 महीने में जो ज़ोर लगा देगा, हमने देखा ज़्यादातर राज्यों में 1% का, एमपी में तो 1% का भी मार्जिन नहीं दिख रहा है अनुमान में, वो बहुत क्लोज़ मैच है ये। तो आप ये कह लीजिए कि ये जो चुनाव हैं, ये इन राज्यों की सुपर ओवर की तरह है। मतलब आप देखना है आपने कैसे इस सुपर ओवर को खेलना है और आपने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया राकेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट के ज़रिए लिख के ज़रूर बताइए कि आप उस स्टेट से आते हैं। कोई हो सकता है आप में से मध्य प्रदेश में देख रहा हो, कोई राजस्थान में, कोई छत्तीसगढ़ में। आपके वहाँ पे क्या चल रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।